नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 9 के एक व्याकरण के एक टॉपिक की जिसका नाम है सौंदर्य बोध। और सौंदर्य बोध में हमने पिछली क्लास में समझा है कि किस प्रकार हम काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये दो मुख्य बातें हैं, भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, इनका हम भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। ठीक है, तो ये पंक्ति है, हो सकता है एक पंक्ति हो सकता है कि एक पैराग्राफ दिया हो। सबसे पहले भाव सौंदर्य हमको करना होगा, तो हम लिखेंगे कि कवित्री ललितादित्य इसके माध्यम से कहना चाहती है कि मैं एक कच्चे धागे से बनी हुई रस्सी से मैं अपने जीवन की नाव को चला रही हूँ। अर्थात कवित्री के कहने का आशय यह है कि कवित्री का जो जीवन है वो नाशवान उसका शरीर है। ठीक है ना, उसकी आत्मा तो अमर है, लेकिन उस आत्मा को, उस जीवन को किसके माध्यम से वो चला रही है? अपने नाशवान या क्षण भंगुर शरीर के माध्यम से। और वो शरीर कैसा है? नाशवान है, नष्ट हो जाने वाला है वो। ठीक है ना। तो इसलिए कवित्री कह रही है कि वो कच्चे धागे से बनी हुई रस्सी से वो जीवन की नाव को चला रही है, जो कभी भी टूट सकती है, उसकी नाव डूब सकती है, अर्थात उसका जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। ठीक है, ये इसका भाव हो गया। अब समझते हैं इसका काव्य सौंदर्य। तो उसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि ये जो इसमें प्रयुक्त जो भाषा है वो कश्मीरी भाषा है। ठीक है, छंद की बात की जाए तो वाक छंद हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और हो जाएगा शैली पूछी जाएगी तो हम लिखेंगे उपदेशात्मक या प्रवचनात्मक शैली हो जाएगी। ठीक है, और प्रतीक योजना का यहाँ उपयोग किया गया है। ठीक है, प्रतीकों का यहाँ प्रयोग किया गया है। ठीक है, इस प्रकार हम काव्य सौंदर्य लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। तो कवित्री कह रही है कि जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे पात्र से पानी टपकता रहता है और वो एक दिन खाली हो जाता है, उसी प्रकार मेरा जीवन भी निरंतर कम होता जा रहा है, मेरी आयु कम होती जा रही है निरंतर। ठीक है ना, एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी जो है वो मृत्यु हो जाएगी, मेरा निधन हो जाएगा। ठीक है, तो कवित्री कह रही है कि वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो मैं ईश्वर प्राप्ति के जो सारे प्रयास कर रही हूँ वो सभी व्यर्थ साबित हो रहे हैं। ठीक है ना, मेरे प्रयास ईश्वर प्राप्ति के जो हैं वो निष्फल साबित हो रहे हैं। ठीक है, तो कवित्री का जो मार्ग है वो अलग प्रकार का है। इसलिए इसका काव्य सौंदर्य हम किस प्रकार लिखेंगे? तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, वही कश्मीरी भाषा है और प्रवचनात्मक शैली है, प्रतीक योजना है। ठीक है, वही है, क्योंकि उसी चैप्टर में से ये दूसरी पंक्ति ली गई है। थर्ड हम बात करेंगे कि मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही। तो ये कबीरदास जी का चैप्टर है और कबीरदास जी इसके माध्यम से कहना चाहते हैं कि मन रूपी सरोवर अच्छी भांति या सुभर यानी अच्छी प्रकार से भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है जल से। और इसका कहने का तात्पर्य क्या है? मानसरोवर किसका प्रतीक है? मन का प्रतीक है। ठीक है, किसका मन? किसी ईश्वर की भक्ति करने वाले का मन। ठीक है, ईश्वर जो भक्त है उसका जो मन है वो भली भांति जल से भरा हुआ है, मतलब आनंद से भरा हुआ है। ठीक है, और कबीरदास जी कह रहे हैं कि वो जो उसमें जो हंस है, जिस प्रकार मानसरोवर में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, उसी प्रकार मेरी जो आत्मा है वो भी क्या कर रही है? वो परम आनंद को प्राप्त करके क्रीड़ा कर रही है। ठीक है ना, उसे बड़ा आनंद आ रहा है। किसके? परमात्मा के सानिध्य में उस आत्मा को बड़ा ही आनंद आ रहा है, क्योंकि वो जो भक्त की जो आत्मा है वो ईश्वर भक्ति में संपूर्ण तरीके से पूर्णतया लीन हो चुकी है। ठीक है, तो इस प्रकार से
ये फर्स्ट चैप्टर हमारा है, तो इसमें हम लिखेंगे सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। और पूछा जाएगा शैली, तो हम शैली में लिख देंगे वही प्रवचनात्मक हो सकता है, उपदेशात्मक हो सकता है, ठीक है। और भाषा शैली, छंद की बात करें तो यहाँ पर दोहा छंद हो जाएगा, साखी भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कबीरदास की रचनाओं को उनके दोहों को साखियाँ भी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम उसका लिख सकते हैं। और प्रतीक योजना हम लिख देंगे, यहाँ की प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा चैप्टर, तीसरा एग्जाम्पल। फिर हम देख रहे हैं चौथा एग्जाम्पल, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार। ये भी कबीरदास का एग्जाम्पल है, कबीरदास के चैप्टर से लिया गया है। तो इसमें कबीरदास क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान के हाथी पर हमको चढ़ना चाहिए, ठीक है। ज्ञान के हाथी की हमको सवारी करनी चाहिए। किस प्रकार? जिस प्रकार हाथी मस्ती में चलता है, किसी की परवाह नहीं करता है, उसके पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं, लेकिन वो अपने मस्ती में मग्न होकर चलता है, उसी प्रकार कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें भी क्या करना चाहिए, हाथी की मस्ती में चलना चाहिए, ठीक है। मस्ती में हमको मस्त रहना चाहिए और ज्ञान प्राप्त करके हमको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और उसके बाद में दुनिया के जो लोग हैं, संसार के जो लोग हैं, वो हमारे ऊपर कोई भी टिप्पणी करें तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और सहज दुलीचा डार, सहज रूप से, सहज आसन लगा करके, सहज आसन हमको लगाना है और हमको क्या करना है, सहज ज्ञान हमको प्राप्त करना है, ठीक है ना। इस प्रकार से कवि कहना चाहते हैं। तो इसका काव्य सौंदर्य क्या हो जाएगा, इसमें हम लिख देंगे कि वही कबीरदास जी का चैप्टर है तो सदुकड़ी भाषा है, दोहा छंद है या साखी लिख सकते हैं, प्रवचनात्मक शैली है, वही हो जाएगा, ठीक है। और फिर हो जाएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि सुबरन कलश सुरा भरा, किसकी बात की गई है कि जो सोने का जो कलश है, ठीक है, वो दिखने में तो सुंदर हमको लगेगा, उसका बाहरी आवरण बहुत ही सुंदर हमको लगता है, ठीक है। तो सुवर्ण कलश सुरा भरा, और लेकिन उसके अंदर सुरा भरी हुई है, शराब भरी हुई है, एक गलत चीज है, ठीक है, अपेय चीज है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सोने के कलश में सुरा भरी हो, सोने के कलश में सुरा या शराब भरी हो, तो उसका आवरण तो अच्छा हमको दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर बहुत ही गलत चीज है, ठीक है ना। तो वो क्या हो गए, साधु उसकी निंदा करते हैं, ठीक है ना। और किस प्रकार करते हैं, जिस व्यक्ति का, जो मनुष्य उच्च कुल में जन्म लेता है, ठीक है, बड़े श्रेष्ठ कुल में उसका जन्म हुआ है, उसके पहनावा अच्छा है उसका, ठीक है ना, उसका दिखावा बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके जो कर्म हैं वो बड़े निम्न कोटि के हैं, ठीक है ना। तो उस प्रकार के व्यक्ति को, जिसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ है, लेकिन उसके कर्मों की दृष्टि से वह व्यक्ति बड़ा ही निम्न कोटि का है, तो उस व्यक्ति की तुलना कबीरदास ने सोने के शराब से भरे हुए सोने के कलश से की है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिख देंगे, यहां पर हम उदाहरण अलंकार भी लिख सकते हैं कि जिस प्रकार से एक शराब से भरा हुआ सोने का कलश होता है, उसी प्रकार से उच्च कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति होता है जिसके कर्म बुरे होते हैं। तो उदाहरण अलंकार हम यहां लिख सकते हैं, और कबीरदास का चैप्टर है तो वही बातें हम यहां रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है छठा, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी।
ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये रसखान के चैप्टर से लिया गया है। और इसका भाव सौंदर्य क्या हो जाएगा? भाव में हम लिखेंगे रसखान जी कहना चाहते हैं, इसमें गोपियों के वार्तालाप का वर्णन किया गया है। तो एक गोपी कह रही है दूसरी गोपी से कि मैं कृष्ण जी के समान अपना रूप बनाना चाहती हूं, ठीक है, लेकिन एक जो बात है वो मैं उनकी तरह नहीं करूंगी। कौन सी बात है? कि ये जो मुरली है जिसको कृष्ण जी ने अपने होठों से छुआ है, लेकिन मैं उसको अपने होठों से नहीं छू पाऊंगी, नहीं छूंगी मैं इसको। क्यों नहीं छूंगी? कि वो क्या कह रही है गोपी कि यह जो मुरलीधर की है, ये मुरली कृष्ण जी की जो है, इसको कृष्ण जी के ने अपने अधरों पर धरा है। अधर मतलब होठों पे धरा है, और मैं इसको अधरों पर नहीं धरूंगी। अधरा न धरूंगी, ठीक है, अधरों पर नहीं धरूंगी, रखूंगी, ठीक है। तो वो गोपी क्या कर रही है कि उस मुरली को मैं बिल्कुल भी, उस बांसुरी को बिल्कुल भी मैं अपने होठों पर नहीं धारण करना चाहती हूं, क्योंकि मुझे उससे ईर्ष्या हो गई है, जलन हो गई है, ठीक है ना। क्योंकि उस तुच्छ सी, उस लकड़ी से बनी हुई एक सामान्य सी मुरली को कृष्ण जी ने अपने होठों पर स्पर्श कर लिया, इतना ऊंचा स्थान दे दिया है, ठीक है ना। तो और हमें बिल्कुल दूरी बनाए हुए हैं कृष्ण जी हमसे, तो बड़ी ही मुझे ईर्ष्या हो रही है, ठीक है। ये इसका भाव है, यहाँ ईर्ष्या का वर्णन किया गया है। और हम इसका काव्य सौंदर्य जब लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि रसखान जी के छंद पूछा जाएगा, तो हम छंद क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हम लिख देंगे सवैया छंद। सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। भाषा पूछी जाएगी तो ब्रज भाषा हम लिख सकते हैं। शैली में हम क्या लिख सकते हैं? संबोधनात्मक शैली या संबोधन शैली या वार्तालाप शैली। बातचीत भी की गई है इसमें, दो गोपियां आपस में बात कर रही है, तो वार्तालाप शैली भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हम लिखेंगे अलंकार। तो अलंकार में हम क्या लिखेंगे? अलंकार में हम देखेंगे कि मुरली दो बार आ गया, मुरली, अधरा दो बार आ गया, ठीक है। तो जहां शब्दों की आवृत्ति हो तो वहां यमक अलंकार होता है, ठीक है। क्योंकि यहां पर अधरा न धरी, अधरा मतलब कृष्ण के अधर हो गई है, और यहां पे लिखा हुआ अधरा न धरूंगी, अधरा मतलब गोपी के होठ पर नहीं धरूंगी, ठीक है। तो ये अधर दो बार आया है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो इसलिए हम यहां पर लिख देंगे यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और मुरली दो बार आ गया। यहां पर मैं हम देखेंगे कि मैं, ठीक है, ये ध, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वर्णों की आवृत्ति है, तो इसलिए अनुप्रास अलंकार भी हम लिख सकते हैं। तो ये कुछ प्रमुख बातें हम लिख सकते हैं यहां पर। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, हमारा 7वां एग्जाम्पल है। 7वां एग्जाम्पल हमारा है कि माई रिवा मुख की मुस्कानी सम्हारी न जय। तो गोपी कह रही है कि मैं अपनी मुस्कान को, अपनी हंसी को मैं क्या करना चाहती हूँ? कंट्रोल करना चाहती हूँ। क्यों? हंसी क्यों आ रही है? प्रसन्न क्यों हो रही है गोपी? कृष्ण की बांसुरी को सुन करके। तो गोपी कहती है कि जब भी कृष्ण जी मुरली बजाएंगे, मैं अपने कानों में उंगली लगाकर बैठ जाऊंगी, अपने कानों को बंद कर लूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने अगर कृष्ण जी की मुरली को मैंने सुन लिया, तो मैं ना चाहते हुए भी उनकी ओर मैं आकर्षित हो जाती हूँ। तो इसलिए मैं क्या करूँगी? अपने कानों को बंद करके बैठ जाऊँगी, ठीक है ना। अगर मैं नहीं कर पाऊँगी बंद को, अगर कानों को बंद नहीं कर पाऊँगी, तो तब क्या होगा? मेरी हालत बुरी हो जाएगी, मैं उनके प्रति आकर्षित हो जाऊँगी और मुझसे अपनी मुस्कान संभाली नहीं जाएगी, बिल्कुल भी संभाली नहीं जाएगी, ठीक है। मैं कृष्ण के और कृष्ण की मुरली के वश में हो जाऊंगी, ठीक है। और क्या कह रही कवि? गोपी क्या कह रही है
ठीक है ना। तो इस प्रकार से गोपी कहना चाहती है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, काव्य सौंदर्य में ये रसखान का चैप्टर है, और रसखान के चैप्टर में हम लिख सकते हैं वही भाषा हमारी हो जाएगी ब्रज भाषा, और सवैया छंद हो जाएगा, और यहां हम लिख सकते हैं अनुप्रास अलंकार। यहां पे लिखा हुआ है समहारी न जेहे न जेहे न जेहे, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं अनुप्रास अलंकार। और जहां पर शब्दों की आवृत्ति होती है वहां पर यमक अलंकार होता है, लेकिन उन शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं। लेकिन शब्दों की आवृत्ति तो हो, शब्दों की आवृत्ति हो, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग नहीं हो, तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी होता है, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर हम इसको लिख सकते हैं यहाँ हम इसके बारे में लिख सकते हैं कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, कहाँ होता है, तो जहां पर शब्द बार बार आ जाए लेकिन उसका अर्थ चेंज नहीं हो, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूं बार बार, ठीक है ना, तो ये बार बार इस टाइप से जो शब्द आएंगे, ठीक है ना, धीरे धीरे ये जो शब्द आते हैं, इस टाइप के जो शब्द आएंगे, यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, ठीक है। तो हमको क्या समझना है, यहां पर ध्यान देने की बात क्या है, ध्यान देने की बात यह है हमारी कि एक तो हमको भाव सौंदर्य, भाव सौंदर्य में हम उसको उसका भाव एक्सप्लेन करेंगे, उसके किसी भी चैप्टर को पाठ परिचय को हम समझ लेंगे, उसका भाव ग्रहण करके फिर अपने शब्दों में उसको एक्सप्लेन करेंगे भाव सौंदर्य में, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा कला सौंदर्य। तो कला सौंदर्य में उसके व्याकरण से संबंधित बातें हम उसके अंदर मेंशन करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। तो ये हम समझ ही चुके हैं कि भाषा मुख्य रूप से हमें उसकी भाषा, छंद, शैली और अलंकार, ये प्रमुख बातें तो हमको लिखनी ही है, ठीक है। ये कुछ प्रमुख बातें हैं, ये तो हमको लिखनी ही होती है, ठीक है। किसी भी कविता में जब हम लिखते हैं तो उसको याद भी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो हम हर कविता में, हर काव्य सौंदर्य में लिख सकते हैं, वो कौन सी बातें समझिए। तो जैसे भाषा पूछा गया है, भाषा कौन सी है, तो मान लीजिए हमको पता नहीं है कि सदुकड़ी भाषा है कि ब्रज है कि अवधी है या खड़ी बोली हिंदी है, ठीक है। तो पता नहीं चल रहा है, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि भाषा सहज, सरस, प्रवाहमय और बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया गया है। किसी भी कविता में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं भाषा। दूसरा है छंद। तो अगर छंद होगा तो हम लिख सकते हैं कि दोहा, चौपाई, सोरठा या कवित्व का प्रयोग किया गया है। अगर नहीं है, छंद नहीं है, तो हम वहां पर छंद मुक्त कविता लिखते हैं, छंद मुक्त कविता, ठीक है। और फिर हम लिखते हैं शैली। तो शैली कौन सी होती है, जो भी कविता होती है उसको गाया जा सकता है, इसलिए वहां पर गेय शैली होती है, गेय शैली या संगीतात्मक शैली, ठीक है। या लयात्मक शैली भी कह सकते हैं, जिसमें लय हो, रिदम हो, तो उसको लयात्मक शैली कह सकते हैं, ठीक है। और तुकांत, जहां पर राइमिंग हो तो उसको हम तुकांत शैली भी कह सकते हैं, ठीक है। अलंकार कौन सा है, अलंकार कहीं पर भी किसी भी पंक्ति में हम प्रमुख रूप से यम अनुप्रास अलंकार तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। अनुप्रास अलंकार लगभग सभी जगह हमको मिल जाता है। दूसरा प्रमुख जो अलंकार है वो पुनरुक्ति प्रकाश होता है, ये भी हमको बहुत जगह मिल सकता है। पुनरुक्ति प्रकाश, जहां शब्दों की आवृत्ति हो, ठीक है ना। जैसे हमने समझा कि धीरे धीरे, ठीक है, चल चल, ठीक है। इस टाइप के जो शब्द होते हैं, दोनों सेम शब्द हैं, बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो इस टाइप के जो शब्द हो जाएंगे वो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख अलंकार है जो जिसका हम वर्णन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम शब्दावली लिख सकते हैं, शब्दावली। तो हम लिखेंगे कि तत्सम, तद्भव,
मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तो ये 5 जो चीजें हैं, ये 5 चीजें हम किसी भी कविता के काव्य सौंदर्य के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का हमको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हमको कोई याद नहीं करना है कि उसका दूसरे कविता का आ गया तो क्या होगा। ये प्रमुख बातें जो है ये तो रहेंगी रहेंगी, उसके बाद कुछ हम ऐड करना चाह रहे हैं तो वो और भी हम लिख सकते हैं। ये जो बातें हैं वो बेसिक सी बातें हैं, ये तो हमको लिखनी ही है। उसके बाद में हम जो भी हमको समझ में आ रहा है कि मान लीजिए रस हमको आ रहा है समझ में, ठीक है, कि रस कौन सा है, ठीक है, तो हम रस का वर्णन कर सकते हैं और फिर गुण का वर्णन कर सकते हैं। जनरली जहां पर हम देखते हैं तो प्रसाद गुण हो जाता है, जहां पर जिस कविता का अर्थ हमको पढ़ते ही समझ में आ जाता है तो प्रसाद गुण होता है। और फिर और भी बातें हम लिख सकते हैं, जैसे शब्द शक्ति के बारे में लिख सकते हैं कि यहाँ शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। कौन सी शब्द शक्ति है? 3 प्रकार की शब्द शक्ति होती है। गुण 3 प्रकार के होते हैं, रस 11 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो भी हमको व्याकरण से संबंधित जो भी चीज़ें हमको पता है वो उनका वर्णन हम यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन इन बातों को तो हम कॉमन रूप से, सामान्य रूप से ध्यान रखना ही है। जनरली हम इन बातों का वर्णन कर सकते हैं। धन्यवाद।